Good morning students, how are you? I hope you are fine and stay at your home। प्यारे बच्चों, 9th क्लास, सब्जेक्ट हमारा सोशल साइंस, लेसन चल रहा है हमारा सेकंड। जो लास्ट वीडियो थी हमारी उसके अंदर हमने पढ़ा था रूसी क्रांति। रूसी क्रांति का जो साम्राज्य था 1914 तक, वो स्टार्टिंग पॉइंट था उसका। तो ये सब हमने जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर पढ़ा था, ठीक है। तो आज का जो हमारा स्टडी पॉइंट है वो है अर्थव्यवस्था और साम्राज्य, मतलब जो इकोनॉमिक्स एंड जो एम्पियर है, अर्थव्यवस्था और साम्राज्य, उसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। मतलब कि जो 20वीं सदी थी उसके अंदर रूसी जो आबादी थी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो खेती बाड़ी करता था, ठीक है, जो कृषि करता था, एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। तो यूरोप का और कोई भी देश नहीं था जिस पर इतनी ज़्यादा संख्या में कृषि पर आश्रित है, ठीक है, मतलब खेती पर आश्रित जनता का इतना प्रतिशत नहीं था। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती पर लगभग आबादी 40 से 50% से ज़्यादा नहीं थी। तो जो फ्रांस था और जो जर्मनी थी वहाँ पे जो खेती पर निर्भर जनसंख्या थी वो थी 40 से 45%, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं थी। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाज़ार के लिए भी पैदावार करते थे। मतलब जो रूसी साम्राज्य के किसान थे वो अपनी जो उनकी ज़रूरत होती थी उनको तो पूरा करते ही थे, साथ में वो बाज़ार के लिए भी पैदा करते थे। मतलब बाज़ार के अंदर भी वो बेचते थे अपनी जो पैदावार करते थे फसलों को, ठीक है। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। जो रूस जो था वो बड़ा निर्यातक था किसका? अनाज का। मतलब वो अनाज बेचता था। रूस बहुत उद्योग बहुत कम थे। जो उद्योग थे मतलब और जो उद्योग थे वो बहुत कम थे। सेंट पिट्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। जो सेंट पिट्सबर्ग और जो मॉस्को थे वो प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे। जो कारीगर होते थे वो ही ज़्यादा उत्पादन करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉप के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। मतलब जो उनकी वर्कशॉप थी, दुकानें थी, उनके साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे, ठीक है, उपलब्ध थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे। कब स्टार्ट हुए थे? 1890 के दशक में, ठीक है, चालू हुए थे। मतलब 18th सेंचुरी में वो चालू हुए थे। जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया गया, मतलब जो रूस के अंदर जो रेल नेटवर्क था उसको फैलाया जा रहा था, उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेज़ी से बढ़ा। मतलब जो रूसी उद्योग थे, कारखाने थे, उनके अंदर विदेशी, ठीक है, फॉरेन निवेश भी बढ़ गया। इन कारकों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में दुगना और स्टील उत्पादन में 4 गुनी वृद्धि हुई। तो ये सब चलते हुए जो रूस था वहाँ पे कोयला उत्पादन हो गया 2 गुना, ठीक है, और जो स्टील उत्पादन था वो हो गया 4 गुना, उसके अंदर वृद्धि हुई। सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। मतलब जो कारीगर थे और जो कारखाना के अंदर जो मजदूर थे उनकी संख्या बराबर हो चुकी थी। ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी। मतलब जो ज़्यादातर कारखाने ऐसे थे जो बड़े उद्योगपति थे या पूंजीपति लोग थे उनकी संपत्ति थी, निजी संपत्ति थी, ठीक है, मतलब वो उनके मालिक स्वयं थे। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली के घंटे निश्चित थे। मतलब जो काम करने के जो घंटे हैं, टाइम है, वो निश्चित था, ठीक है, और उनकी जो मजदूरी थी वो भी न्यूनतम वेतन था। मतलब बहुत कम था, कम वेतन मिलता था उनको, और जो उनके काम के घंटे थे वो निश्चित थे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी
फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे, लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। जो फैक्ट्री थी उनके ऊपर कौन नियंत्रण रखता था? सरकार। और वो जो फैक्ट्री में इंस्पेक्टर उन नियमों का उन नियमों का उल्लंघन करते थे उसको रोकने में नाकामयाब रहे। ठीक है। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉपों में काम की पाली प्राय 15 घंटे तक खींची जाती थी। मतलब जो काम करने का समय था वो कितना था? वो 15 घंटे था। ठीक है, मजदूरों का। जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे की पाली में काम करते थे। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डोमिट्री तक तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। ठीक है, मतलब मजदूरों के रहने के लिए क्या थे? कमरे थे और डोमिट्री थी। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। जो सामाजिक स्तर था, सोशल जो स्टेज थी, उसके अंदर मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांव के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। जो उनके मूल गांव थे, मतलब जो उनकी जन्म स्थान था, जन्मभूमि थी, उससे उनके गहरे संबंध थे। बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे। मतलब कुछ मजदूर ऐसे थे जो जहाँ के थे वहीं से वो जुड़े हुए थे, उनका लगाव था। लेकिन कुछ मजदूर ऐसे थे जो मतलब मजदूरी के लिए शहर में आए थे और वहीं पे बस के रह गए। ठीक है। उनके बीच योग्यता और दक्षता है के स्तर पर भी काफ़ी फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा था, धातु कर्मी मजदूरों ने खुद को साहब मानते थे। मतलब जो धातु कर्मी थे, जो धातुओं का काम करते थे, वो खुद को क्या मानते थे? साहब मानते थे। उनके काम से ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की ज़रूरत जो रहती थी। मतलब उनके काम के लिए जो ये धातु कर्मी थे, उनको ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की आवश्यकता होती थी। ठीक है। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी। 1914 के अंदर जो फैक्ट्री थी उसमें मजदूर जो महिला थी उनकी संख्या थी 31% थी। लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। जो महिलाएं थी उनको जो पुरुषों को वेतन मिलता था उससे बहुत कम मिलता था। ठीक है। मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले आधे से 3/4 था। मतलब अगर पुरुषों को जो वेतन मिलता था उसका तीसरा या चौथा हिस्सा। ठीक है। मतलब अगर पुरुषों को 3 मिलता था, 4 था पुरुषों का वेतन, तो उनको कितना मिलता था? 3। मतलब 4 में से तीसरा हिस्सा उनका होता था। ठीक है। आधे से भी कम। मजदूरों के बीच मौजूदा फासला उनके पहनावे और व्यवहार में भी साफ दिखाई देता था। मतलब जो मजदूर होते थे उनके बीच जो फासला था वो पहनाव से भी व्यक्त होता था कि जो उनकी जो पहनावा है, वेशभूषा है, वो अलग थी। ठीक है। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम थे। मतलब कुछ मजदूरों ने जो बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करते थे, जब उन्हें जरूरत होती थी तो वो एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन वो संगठन बहुत कम थे। मतलब उन्होंने संगठन बना तो लिए थे लेकिन उनकी संख्या कम थी। ठीक है। आगे है, इन विभेदों के बावजूद, जो ये विभेद थे, इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर लेते थे। मतलब किसी व्यक्ति को किसी कारणवश से अगर नौकरी से निकाल दिया जाता तो जो मजदूर जो संगठन था वो इकट्ठे होकर हड़ताल पर भी बैठ जाते थे। मतलब अपना काम जो काम काज छोड़कर वो उसके साथ लगते थे जिसके साथ मतलब अन्याय हुआ है या जिसकी कोई शिकायत है उसको मान नहीं रही। ठीक है। तो वो क्या करते थे? हड़ताल पर भी बैठ जाते थे। 1896 और 97 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफ़ी बड़ी संख्या में आयोजित की गई। मतलब जो ये हड़तालें आयोजित की गई थी वो कब? 1896-97 में कपड़ा जो उद्योग था वहाँ पे, और 1902 में जो धातु उद्योग था वहाँ पे ये हड़तालें देखने को मिली। ठीक है। देहात की ज़्यादातर ज़मीन पर किसान खेती करते थे। जो देहात या गाँव की जो ज़मीन होती थी उस पर ज़्यादातर लोग किसान जो थे वो खेती करते थे। लेकिन विशाल संपत्ति पर सामंतों, राजशाही और
ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। मतलब जो देहाती जो भूमि थी उस पर तो किसान खेती करते थे, लेकिन जो ज़्यादा विशाल जो संपत्ति थी या राजशाही थे तो उन पर किसका कब्जा था? ऑर्थोडॉक्स का कब्जा था, मतलब चर्च का। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे, जैसे मजदूर बटे हुए थे, डिवाइड कर रखे थे, मतलब अलग अलग कैटेगरी के अंदर, जैसे धातु वाले अलग, कपड़े वाले अलग, ऐसे ही जो किसान थे वो भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के होते थे, जो किसान होते थे वो बहुत ही धार्मिक, ठीक है, रिलीजियसन उसके थे, वो धार्मिक स्वभाव के थे। उनका जो बिहेव था वो बहुत ही नॉर्मल था। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सामना नहीं करते थे। मतलब इक्का दुक्का अगर अपवादों को छोड़ भी दिया जाए तो जो किसान होते थे वो सामंतों या नवाबों का सामना बिल्कुल भी नहीं करते थे, ठीक है। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वह लोकप्रियता की वजह से नहीं बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवा के बदले में मिलती थी। मतलब जो सामंत और जो निजी संपत्ति वाले लोग थे, नवाब थे, उनको जो सम्मान या संपत्ति या जो उन्हें ये सब लोकप्रियता मिली हुई थी उसके पीछे जो किसान थे या और लोग थे उनकी निष्ठुर सेवा, ठीक है, सेवा के बदले मिली हुई थी। मतलब वो नहीं चाहते थे उनका मुकाबला करना। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी, जैसी फ्रांस के अंदर थी वैसी स्थिति यहाँ नहीं थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटिश के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाई भी की थी। मतलब जो किसान थे उन्होंने उनका जो नवाब थे उनका सामना करने की बजाय उन्होंने क्या किया, उनको बचाया, ठीक है, उनके लिए उन्होंने लड़ाई की। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की ज़मीन छीनकर किसानों के बीच बांट दें। मतलब जो रूस के जो किसान थे वो क्या चाहते थे कि जो नवाब है उनकी ज़मीन छीनकर किसको बांट दी जाए, किसानों को, ठीक है। लेकिन फ्रांस में जो फ्रांस के अंदर वो था वहाँ ऐसा नहीं था। बहुधा वह लगान भी नहीं चुकाते थे। मतलब बहुत से ऐसे थे जो लगान नहीं चुकाते थे, जो टैक्स होता था उनके ऊपर। कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। मतलब जो बड़े जमींदार थे या जो सामंत थे, संपत्तिवान थे, उनकी कई जगहों पर तो हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी और 1905 में तो पूरे रूस में ऐसी घटनाएं मतलब ज़्यादा घटने लगी। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भी भिन्न थे। जो रूसी किसान थे वो जो यूरोप के बाकी किसान थे उनसे अलग थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी ज़मीन को अपने कम्यून मीर को सौंप देते थे और फिर कम्यून की ही प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन बांटता था। मतलब जो यहाँ के किसान थे वो क्या करते थे, अपनी पूरी जो ज़मीन होती थी वो कम्यून या मीर को सौंप देते थे और जो मीर होता था वही जिस परिवार का मतलब जितनी उसे ज़रूरत है उसके हिसाब से उन्हें भूमि बांटता था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। साथ में ये स्रोत दे रखा है, स्रोत क्या ये आपको खुद पढ़ना है, इसमें क्या दे रखा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।